हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोग का रिस्पांस अच्छा मिल रहा है हमें हमारे मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में। आपकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हो, यह हमारे क्रैक नाउ प्लेटफॉर्म के लिए बहुत खुशी की बात है कि आप कम से कम हमारे इनिशिएटिव को जो है प्रोत्साहित कर रहे हो, हमारे इनिशिएटिव को समझ पा रहे हो। तो इस वीडियो को भी और लोगों के बीच शेयर कीजिए ताकि हमारे जो संख्या है और लोगों तक पहुंचे और संख्या बढ़े और लोग जो है हमारे इस प्रोग्राम का भाग बनकर अपनी जो राइटिंग है उसमें सुधार कर पाएं। तो इस प्रोग्राम में डेली हम एक क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करते हैं कि आपका जो एक पॉइंट होता है कि कैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे अपने मेंस में। तो जनरल पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, उसी के संदर्भ में आज हम नया क्वेश्चन लेके आए हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के संदर्भ में हम बात करते हैं, उसका आउटलाइन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, जैविक कृषि क्या है? जैविक कृषि एवं प्राकृतिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए, साथ ही जैविक कृषि क्षेत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित कीजिए। तो आपको बताना है सबसे पहले कि जैविक कृषि है क्या। जैविक कृषि क्या है? जैविक कृषि के बारे में आपसे पूछा है, जैविक कृषि की परिभाषा आपको बतानी है, जानना है कि जैविक कृषि किस रूप में जो प्राकृतिक खेती है उससे किस प्रकार से अंतर क्रिएट करता है। तो जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि में अंतर स्पष्ट करना है, साथ ही जैविक कृषि क्षेत्र के समक्ष जो चुनौतियां उत्पन्न होती हैं कि इसके डेवलपमेंट के लिए, इसके विकास के लिए क्या चुनौतियां हैं, उसको हमें बताना है अपने इस आंसर में। तो 3 पार्ट में आपका ये सेक्शन डिवाइड होगा। जो आइए देखते हैं कि क्या इसकी भूमिका हो सकती है। तो भूमिका की बात अगर हम करें तो भूमिका में आप इस रूप में शुरुआत कर सकते हो कि जैविक कृषि मुख्यतः एक दृष्टिकोण को संदर्भित करती है जो पारिस्थितिक संतुलन, जैव विविधता संरक्षण, टिकाऊ प्रथाओं जो सतत विकास की प्रक्रिया होती है उस टिकाऊ प्रथाओं और सिंथेटिक रसायनों, कीटनाशक उर्वरकों संबंधी जो आनुवांशिक रूप से संशोधित जो जीन मॉडिफाइड फसल होती हैं उन फसलों के उत्पादन, पशुपालन और भोजन में जो रेडिएशन होता है, या फिर हम बात कर लें कि जो इससे बचाव संबंधित जो तकनीकी पक्ष होता है वह कार्य करता है आपके इस संदर्भ में, जैविक कृषि के संदर्भ में। तो प्रसंस्करण, जैविक कृषि प्रसंस्करण और जैविक खेती मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए तथा पर्यावरणीय जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए इस जो जैविक कृषि है उसका हम उपयोग करते हैं, उसको हम विस्तारित करते हैं। खास करके जो ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ खेती है तो रिप्लेस करने के रूप में जो इसकी भूमिका है वो बढ़ जाती है, क्योंकि यह पर्यावरण जो पारिस्थितिकी है उससे संदर्भित होती है, उसका ध्यान रखती है। तो इस रूप में यह जो ट्रेडिशनल पैटर्न होता है खेती का उससे अलग हो जाता है। इसके अलावा इसमें विभिन्न प्रकार के जो कीटनाशक होते हैं उस कीटनाशक का इस्तेमाल कम संख्या में या फिर ना के बराबर करना होता है, और जो आपका लिए जो उसमें फर्टिलाइजर यूज करने होते हैं वह भी प्राकृतिक रूप से ही बने होते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। तो अगर हम जैविक कृषि और प्राकृतिक, ये आपका जो ये पॉइंट था यह था आपका जैविक कृषि क्या है। तो जैविक कृषि आपने देखा कि किस प्रकार से इसकी उपयोगिता जो है वह पर्यावरण को भी संदर्भित कर रही है, और उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो कीटनाशक फसल हैं, कीटनाशक जो पेस्ट होते हैं उस पेस्टिसाइड का कम इस्तेमाल करना, नेचुरल तरीके से खेती को उगाना, यह इस रूप में आ जाता है। अब हम बात करेंगे जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि के बीच में अंतर की, जो कि हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो अगर हम बात करें दर्शन और व्यवहार को लेकर, उसमें आपका जैविक कृषि क्या है और प्राकृतिक कृषि क्या है उसके संदर्भ में बात करते हैं। तो दर्शन और व्यवहार के संदर्भ में जो पहला पॉइंट आपके जैविक कृषि का हो सकता है उसमें यह है कि जैविक खेती जो है वह सख्त मानकों का अनुपालन करती है। इसके अंतर्गत जो सिंथेटिक रसायन, जो जीन मॉडिफाइड फसलें हैं, पर्यावरण या मानव स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक माने जाने वाली कुछ जो रसायन हैं या कुछ प्रथाओं पर रोक लगाती है, आप उन प्रैक्टिसेस को नहीं कर सकते जैविक खेती के अंतर्गत। यह जो है मृदा स्वास्थ्य, जैव विविधता और जो टिकाऊ खेती के तरीकों पर जोर देती है आपकी जैविक खेती। अगर यहीं पर हम बात करें तो प्राकृतिक कृषि जो है, प्राकृतिक कृषि आमतौर पर जो न्यूनतम हस्तक्षेप होता है कृषि में उसको दर्शाती है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर जो निर्भरता होती है, वर्षा का एक नियमित पैटर्न होना, इस फसल के लिए इतना वर्षा आवश्यक है, तो वह जो प्राकृतिक निर्भरता होती है उसको दर्शाती है प्राकृतिक खेती।
और साथ ही जो सिंथेटिक इनपुट होते हैं उसके संदर्भ में जो है जोर देती है। तो इस रूप में अगर हम बात करें तो यह उन सिद्धांतों को साझा करती है जो जहां पर कुछ कठोर मानदंड होते हैं वह फॉलो होते नजर नहीं आते हैं। तो वहीं पर जहां पर जैविक खेती में कठोर मापदंड बनाए गए हैं, यहाँ पर निर्भरता होती है जो नेचर है उसके संदर्भ में। फिर हम बात करते हैं फिर हम बात करते हैं प्रमाणन और मानक के स्तर पर जैविक खेती और आपकी प्राकृतिक खेती में क्या अंतर है। प्रमाणन और मानक के स्तर पर तो जैविक खेती में अगर हम बात करें तो यह यूएसडीए यूयू जो यूरोपियन यूनियन संबंधी जो कानून है उसको भी फॉलो करती है। इसके अलावा भारत के जो क्षेत्रीय कानून है उसे फॉलो करते हुए जैविक खेती का प्रमोशन किया जाता है, जैविक खेती में फसलों का उत्पादन किया जाता है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल पैटर्न की या फिर प्राकृतिक खेती की, तो जो कुछ स्थानीय मापदंड होते हैं, जिस प्रकार से आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में या फिर अदर रीजन में झूम कृषि होती है, या फिर एक ही प्रकार के पैटर्न के जो फसल होते हैं उसी का बार बार जो है हम कह सकते हैं कि उत्पादन किया जाता है। तो यह कहीं ना कहीं जो जमीन की उर्वरता होती है, मिट्टी की उर्वरता होती है, उसको कम कर देती है। तो जहां पर यहाँ पर मानक तय होते हैं जैविक खेती में, विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं उसकी जो पॉलिसीज हैं, उसके जो नियम है उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है, फसलों का उत्पादन होता है। प्राकृतिक पैटर्न में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो प्रमाणन और मानक के स्तर पर यह अंतर दिखाई देता है इन दोनों के बीच में। फिर अगर हम बात करें तो चुनौतियां इसके सामने क्या क्या आती है, तो जैविक खेती के संदर्भ में अगर हम चुनौतियां देखेंगे तो क्या चुनौतियां आती हैं उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले संक्रमण अवधि। संक्रमण अवधि के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो 12 महीने का फसल पैटर्न होता है उसमें जो ट्रेडिशनल खेती है उसमें हम 3 से 4 प्रकार की फसलों को उत्पादित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जैविक फसलें होती हैं वह लंबे समय तक एक ग्रोथ उनका होता है, लंबा पैटर्न फॉलो करती हैं। तो यहाँ पर जो संक्रमण अवधि होती है फसलों की वह कम हो जाती है, और साल में हो सकता है एक ही फसल हो या फिर मैक्सिमम 2 फसल हो। यह जैविक खेती के संदर्भ में होता है। वहीं पर अगर हम बात करें प्राकृतिक खेती के संदर्भ में तो वहां पर फसलें 3 से 4 5 तक हो सकती हैं। तो यह जो फसल रोटेशन है वह कहीं ना कहीं उसकी संक्रमण अवधि कम हो जाती है। तो शुरुआत में जो लाभदायकता है वह कम होती दिखाई देती है इसके संदर्भ में, इसीलिए किसान जो है अधिक जो है प्रोत्साहित नहीं होते खास करके जैविक खेती के संदर्भ में। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं सरकार द्वारा फॉलो किए गए हैं और लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा रही है, तो लोग भी जैविक खेती को लेकर प्रोत्साहित हैं और भविष्य में उनके लिए एक स्टेप प्रोवाइड करते हुए, स्टेप मार्ग बनाते हुए अपने खेती का पूरा पैटर्न जो है वह चेंज कर रहे हैं। जैसे आप सिक्किम में देखोगे, सिक्किम जो है पूरी तरीके से जैविक स्टेट राज्य बन चुका है फसलों के उत्पादन के संदर्भ में। तो सिक्किम जो है वह एक बहुत बेहतर कदम उठाया है और सरकार की जो पॉलिसीज है, मानक है, उसके ऊपर काम कर रहा है। दूसरी बात हम करें तो फसल के लिए जो सबसे बड़ी जरूरी होती है कि उत्पादन के बाद बाजार तक उनकी पहुंच और साथ ही उनके जो मूल्य है उसका उचित मूल्य मिल पाए। तो फसलों की जो कीमत होती है वह उचित दाम मिले उसके, और साथ ही इसके जो बाजार तक पहुंच है उसके संदर्भ में जो कनेक्टिविटी है उस पर बेहतर जो है, अगर कनेक्टिविटी है, रोड ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, टूल्स अच्छे हैं, लॉजिस्टिक अच्छा है, तब जाके वह हमें रिटर्न अच्छा दे सकता है खास करके किसानों के संदर्भ में। तो चुनौतियां यहाँ पर आती हैं बाजार पहुंच और मूल्य प्रीमियम के रूप में। तीसरी चुनौती अगर हम बात करें तो ज्ञान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में आती है। क्योंकि किसान हमारे ट्रेडिशनल पैटर्न को ही फॉलो करते आए हैं तो उनकी खेती का जो दायरा होता है वह उसी पैटर्न पर आधारित होता है। तो उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, ज्ञान की व्यवस्था, यह सारी चीजें एक चुनौती भरा कार्य है कि उन्हें एक जगह इकट्ठा होकर एक प्लेटफॉर्म पर बताकर चीजों को, उनके अंदर जो चेतना है जैविक खेती के प्रति वह हम बता पाएं और उनको अधिक से अधिक लाभ बता पाएं, दिखा पाएं। तो यह एक चुनौती होती है इस स्तर पर। इसमें अगर और चुनौती हम देखें तो कीट और रोग प्रबंधन संबंधी जो चुनौतियां होती हैं कि फसलें जो होती हैं वो ग्रसित हो जाती हैं विभिन्न प्रकार के कीटों से, विभिन्न प्रकार के रोग लग जाते हैं, तो उससे बचाने संबंधित जो नीतियां हैं वह भी एक चुनौती के रूप में है कि इन फसलों का जो एक उत्पादन हो बेहतर तरीके से हो पाए, वहां पर कीट और रोग जो है वह फसलों को बर्बाद ना करें। इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य और पोषक तत्व प्रबंधन
की बात जो है वह भी जरूरी हो जाती है यहाँ पे करना। यह भी एक चुनौती के रूप में उत्पन्न होता है, क्योंकि एक ही प्रकार के जो फसल हैं उनके लगाने से जो मिट्टी की उर्वरता है वह कम हो जाती है। तो एक सर्टेन रोटेशन के अनुसार, सर्टेन पैटर्न के बदलाव के अनुसार अगर हम जैविक खेती को महत्व देते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, तो यह मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाएगा और मिट्टी की जो पोषक शक्ति है उसको भी मेंटेन करके रखेगा। तो इस चुनौती से भी हम यहाँ पर पार पा सकते हैं, जो कि चुनौती के रूप में प्रस्तुत हो रही है। ठीक है। और यह सारी चुनौतियां हैं जिसके संदर्भ में हमने अपने क्वेश्चन को देखा। तो यह आपका जो था हमने प्रस्तावना देखी, इसका जो शुरुआती पॉइंट है और मेन कंटेंट पार्ट है उसको देखा। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि कंक्लूजन क्या हो सकता है, इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है। तो जो हमने चुनौतियां देखी, उस चुनौतियों को निपटाने संबंधी जो कार्य हैं अगर हम कर पाए तो वही हमारा निष्कर्ष हो पाता है। जैसे अगर हम बात करें तो विभिन्न जो चुनौतियां हमने देखी उससे निपटने के लिए जो सतत कृषि की अवधारणा है उसको फॉलो करना, साथ ही जैविक कृषि को बढ़ावा देना, कृषि की जो किसानों की आजीविका है उसको बढ़ावा देना, खाद्य सुरक्षा जो है उसको सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी जो है उसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। अनुसंधान और विकास के संबंध में जो कार्य हैं वह डेवलप करके हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। साथ ही किसान सहकारी समितियों, बाजार संपर्क, उपभोक्ता जागरूकता, नीति प्रोत्साहन और कुछ बुनियादी ढांचों में बदलाव करके हम इन सब समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो यह हमारा एक पॉइंट होता है, एक कंक्लूजन होता है जैविक खेती के संदर्भ में। तो यह था आपका आंसर। आप हमारे जो प्रोग्राम है उनसे जुड़ सकते हैं। आप किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर हमें कॉल कीजिए। हमारे मेंस के आंसर राइटिंग के प्रोग्राम चलते हैं जिसमें आपको बेहतरीन तरीके से हम बताते हैं कि कैसे आप अपने आंसर को सुधार कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट यूज कर सकते हैं। तो किसी भी जानकारी खास करके मेंस आंसर राइटिंग के लिए इस नंबर पर हमसे कनेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको डिटेल से सारी चीजें बताएगी। बाकी हमारे चैनल से कनेक्ट रहिए, अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को सब भेजिए, लिंक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।